आज की वीडियो में हम मैक्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन टॉपिक के अंदर डाइव इन करने से पहले आपको एक बैक्टीरिया की स्टोरी सुनाता हूँ जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर देगी। कीप वॉचिंग। तो होता कुछ इस तरह है कि एक बैक्टीरिया के पास सेल मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम्स है। डीएनए कन्वर्ट होता था आरएनए में और राइबोसोम्स के पास जाता था। राइबोसोम्स इस आरएनए को रीड करते थे और एक एक अमीनो एसिड को ज्वाइन करके पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स बनाते थे। बैक्टीरिया के राइबोसोम्स के पास दो सब यूनिट्स थे, 30S एंड 50S। इस तरह बैक्टीरिया प्रोटीन बनाता रहता और डिवाइड होता रहता बाइनरी फिशन के थ्रू। अब हुआ ये कि जिस पर्सन में ये बैक्टीरिया था वो इन्फेक्शन का शिकार होता गया। तंग आकर ये पर्सन डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी। इस पेशेंट ने मेडिसिन ली। ड्रग्स ने बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और राइबोसोम्स के 50S सब यूनिट के साथ जाकर अटैच हो गए। इस बैक्टीरिया में यूं तो सब कुछ ठीक था, पर अब इसके राइबोसोम्स प्रोटीन नहीं बना पा रही थी। डीएनए भी था जो कि आरएनए में कन्वर्ट होता, राइबोसोम्स के पास जाता, लेकिन फिर भी प्रोटीन न बन पाती। एक टाइम ऐसा आ गया कि प्रोटीन के ना होने की वजह से बैक्टीरिया ने डिवाइड करना बंद कर दिया। इस सब की वजह से ग्रोथ रुक गई। बैक्टीरिया एक स्टैटिक फेज में चला गया, यहाँ तक कि पेशेंट की बॉडी के इम्यून सेल्स एक्टिवेट हुए और बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। अब जिस ड्रग की वजह से ये सब हुआ था वो ड्रग प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर थी। इस ड्रग ने राइबोसोम्स को इनएक्टिवेट करके बैक्टीरिया को स्टैटिक कर दिया था। तो हम इस ड्रग को बैक्टीरियोस्टैटिक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कहते हैं। स्टैटिक का वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रग ने बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल नहीं किया जिस तरह पेनिसिलिन्स एंड सेफलोस्पोरिन्स करती हैं, बल्कि इसने बैक्टीरिया के डिवीजन को रोककर स्टेसिस कर दी। स्टेसिस का मतलब होता है रुक जाना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जिस ड्रग ने ये सब किया था वो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग थी और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कहलाई। इस पिक्चर में एम के साइन जो 50S सब यूनिट पर लगा हुआ है वो ये एक्सप्लेन करता है कि मैक्रोलाइड्स 50S के साथ अटैच होती हैं। मैक्रोलाइड्स इस तरह की ड्रग्स हैं जो बैक्टीरियोस्टैटिक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हैं। इनके स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इसमें लैक्टोन रिंग होता है और यही बात इंपॉर्टेंट है। मैक्रोलाइड एक क्लास है। इसमें एरिथ्रोमाइसिन प्रोटोटाइप ड्रग है, यानी कि मैक्रोलाइड ग्रुप की हर ड्रग एरिथ्रोमाइसिन की प्रॉपर्टीज रखती है। जिस तरह पेनिसिलिन फंगस से ड्राइव होती थी, इस तरह ये ड्रग भी ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट हुई है, जो कि एक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस। अब एरिथ्रोमाइसिन तो ऑर्गेनिज्म ड्राइव्ड है, पर इस क्लास में बाकी जितनी भी ड्रग हैं वो सेमी सिंथेटिक हैं, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन मेनली आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है जो स्टोरी में बताया गया है, यानी कि 50S से बाइंड करेंगी और प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगी और बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाएंगी। लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट है, मैक्रोलाइड्स 50S की बाइंडिंग साइट पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर पर अटैच होती हैं और प्रोटीन की पेप्टाइड चेन की इलोंगेशन को रोक देती हैं। ये काम मैक्रोलाइड्स पॉलीपेप्टाइड एग्जिट टनल को राइबोसोम्स में होता है, ये इसको ब्लॉक कर देती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ड्रग्स ट्रांसपेप्टाइडेशन को ब्लॉक करती हैं। ट्रांसपेप्टाइडेशन वो प्रोसेस है जिसमें अमीनो एसिड्स मिलकर पेप्टाइड बनाते हैं। इस सब के साथ साथ 50S राइबोसोमल सब यूनिट की फॉर्मेशन को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। मैक्रोलाइड्स बहुत सारे बैक्टीरिया के साथ इफेक्टिवली काम कर सकती हैं, जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कि निमोनोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, कोराइनी बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा निमोनियाe, क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमिडोफिलिया, एच पाइलोराई और लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस हैं। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जिसमें नसीरिया, ब्रोडोटेला, रिकेट्सिया, ट्रेपोनेमा, कंपाइलोबैक्टर शामिल हैं। लेकिन एक बात याद रखने की है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए ये ड्रग इतना खास काम नहीं करती। अब हुआ ये कि वक्त के साथ साथ बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो जिस मैकेनिज्म के साथ बैक्टीरिया मैक्रोलाइड के लिए रेजिस्टेंट होता है वो प्लाज्मिड एनकोडेड रेजिस्टेंस कहलाती है। इस सब में तीन मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ये कि ड्रग सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाती, जिसको हम रिड्यूस्ड परमिएबिलिटी बोलते हैं। और अगर क्रॉस कर ली तो बैक्टीरिया इस ड्रग को दोबारा से एक्सक्रीट कर देता है। इसको हम एक्टिव इफ्लक्स बोलते हैं।
सेकेंड ये कि बैक्टीरिया एस्ट्रेज प्रोड्यूस करता है जो कि इन मैक्रोलाइड्स को हाइड्रोलाइज करके इनएक्टिव कर देते हैं। और तीसरा मैकेनिज्म ये है कि राइबोसोम्स के ऊपर अटैच ही नहीं होगी, तो जब ड्रग बैक्टीरिया के अंदर एंटर होगी वो राइबोसोम्स पे अटैच ही नहीं होगी, तो ये राइबोसोमल प्रोटेक्शन का ये फॉर्म होगी और इसको हम राइबोसोमल प्रोटेक्शन ही बोलते हैं। अब बात करते हैं कि किस किस तरह के इन्फेक्शंस के लिए मैक्रोलाइड्स देते हैं, यानी कि इसकी क्लिनिकल इंप्लीकेशंस एंड इंडिकेशंस क्या हैं। ऐसे इन्फेक्शंस जो कि कोरोनरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हों, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, नियोनेटल इन्फेक्शंस, ओक्यूलर इन्फेक्शंस, क्लेमिडियल जेनिटल इन्फेक्शंस एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है। लेकिन चूंकि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो ऑर्गेनिज्म कोज करता है, इस ऑर्गेनिज्म में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आजकल इसकी एफिकेसी कोई इतनी खास नहीं है। एरिथ्रोमाइसिन और मैक्रोलाइड्स ऐसे पेशेंट्स को भी दे सकते हैं जो पेनिसिलिन से एलर्जिक हो, ये बात इंपॉर्टेंट है। मैक्रोलाइड्स की प्रोफाइलैक्टिक इंपॉर्टेंस भी है। प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें खदशा हो कि इस पेशेंट को स्पेसिफिक इन्फेक्शन इनकाउंटर हो सकता है और हमने उस पेशेंट को उससे बचाना हो। अब मैक्रोलाइड्स प्रोफाइलैक्टिक हम इस तरह देंगे कि जब ये ड्रग एंडोकार्डाइटिस की प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये ज़्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने डेंटल प्रोसीजर्स से गो थ्रू होना हो, यानी कि उन्होंने अभी डेंटल प्रोसीजर्स अपने करवाने हैं, दांत का काम करवाना हो या इस तरह से। इसके अलावा एक खास बात, एच पाइलोराई की ट्रिपल थेरेपी रजीम जिसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन शामिल है, वो भी एक मैक्रोलाइड है। अब आते हैं मैक्रोलाइड्स के एडवर्स रिएक्शंस की तरफ, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल यानी कि नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया आते हैं, एनोरेक्सिया हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कोलिस्टैटिक हेपेटाइटिस बी हो सकता है। कोली का मतलब होता है बाइल एंड स्टेसिस का मतलब होता है स्टॉप कर देना, रुक जाना। हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हेपेटोसाइट्स को बोलते हैं। अगर पेशेंट्स को मैक्रोलाइड से कोलिस्टैटिक हेपेटाइटिस होता है तो पेशेंट को जॉन्डिस, फीवर और इसके साथ साथ इसके एलएफटी यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट भी एब्नॉर्मल होंगे। अब जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्ड है तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर सिर्फ एरिथ्रोमाइसिन के साथ होता है। जो कि बाकी ड्रग्स सिंथेटिक हैं या सेमी सिंथेटिक हैं तो उनके साथ ये कॉमन नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैक्रोलाइड साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर्स हैं, ये बात याद करने वाली है। मतलब ये कि जो पेशेंट्स मैक्रोलाइड्स ले रहा हो उसमें सर्टेन ड्रग्स जैसे कि थियोफाइलिन जो कि चाय में होती है, वारफरिन, साइक्लोस्पोरिन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन की प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएंगी। एरिथ्रोमाइसिन प्लाज्मा में डाइजोक्सिन की कंसंट्रेशंस को भी ज़्यादा कर देते हैं और डाइजोक्सिन की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। डाइजोक्सिन यूजुअली हम हार्ट पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। इस क्लास में कुछ मेन ड्रग्स हैं जिसमें एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, पर्डोक्सोमाइसिन शामिल हैं। कीटोलाइड्स मैक्रोलाइड से स्लाइटली डिफरेंट क्लास है, पर इसकी प्रॉपर्टीज मैक्रोलाइड से मिलती ही जुलती हैं। इसकी प्रोटोटाइप ड्रग टेलिथ्रोमाइसिन है। इसके साथ ही मैक्रोलाइड्स का लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू।